टेम्पलेट प्रभाव। टेम्पलेट प्रभाव कभी कभी क्या होता है कि चक्र बनाने में सक्षम जो लिगेंड होता है वो एक बड़े आकार का चक्र बना लेता है धातु आयन के साथ। जैसे कि क्राउन ईथर के केस में आपको देखने को मिलेगा कि मैं केवल एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपको दिक्कत ना हो इसके हिसाब से। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, आपका एक ईथर है जो आगे चल के कार्बन, ऐसे कार्बन कार्बन फिर सेम तरीके के इसी के जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। यहां भी ऐसी है, कार्बन कार्बन फिर सेम यही स्ट्रक्चर रिपीट है और पोटेशियम प्लस आयन के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बड़ा स्थायी चक्र बना रहे हैं। जब कोई बहुधंतुर लिगेंड धातु आयन के साथ मिलकर एक बड़ा स्थायी चक्र बना ले, इसको हम टेम्पलेट प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। तो बहु ईथर पॉली ईथर एक विशेष प्रकार के लिगेंड है। ये दाता परमाणु को एक समतल में रखते हुए धातु आयन को क्या करते हैं, घेर लेते हैं और एक क्राउन यानी किरीट, मुकुट जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की संरचना क्राउन ईथर के नाम से जानी जाती है ना। फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा क्राउन ईथर और क्रिप्टाइड के नाम से। अब नेक्स्ट प्रभाव है आपका एंट्रोपी प्रभाव। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी अभिक्रिया में, किसी परिवर्तन में निकाय की एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था अगर बढ़ रही है, तो वो प्रक्रिया स्थायित्व की ओर ले जाती है। अव्यवस्था का बढ़ना, एंट्रोपी का बढ़ना स्थायित्व को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नॉर्मल लिगेंड का है, इसको हम चक्रीय लिगेंड से बदलना चाहे तो आसानी से नॉर्मल लिगेंड हट जाता है और चक्रीय लिगेंड आ जाता है। अब आप देखें कि इस ओर एक अणु और 3 अणु, कुल 4 अणु है। इस ओर 1 और 6 7 अणु है। तो अणुओं की संख्या बढ़ना ये बता रहा है कि एंट्रोपी बढ़ रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है इसलिए जो बना हुआ उत्पाद है वो ज्यादा स्थायी होता है। तो इस तरह का संकुल जिसके निर्माण में निकाय की एंट्रोपी बढ़ेगी वो अधिक स्थायी होता है। फिर बारी आती है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव। तो अगर हम प्रबल लिगेंड के लिए देखें, अष्टफलकी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अष्टफलकी के लिए तो आप देखिए D1 की तुलना में D2 ज्यादा स्थायी होगा, D3 उससे ज्यादा स्थायी होगा, D4 उससे ज्यादा स्थायी होगा, D5 उससे ज्यादा, D6 उससे ज्यादा, फिर D7 उससे कम, D8 उससे कम, D9 उससे कम और D10 सबसे कम। जबकि अगर हम अष्टफलकी की जगह चतुष्फलकी लें प्रबल में तो D1 ज्यादा स्थायी होगा, D2 ज्यादा स्थायी होगा, D3 ज्यादा स्थायी होगा, D4 फिर ऊपर चला जाएगा, D5 कम स्थायी होगा, D6 कम स्थायी होगा, D7 कम स्थायी होगा, D8 कम स्थायी होगा, D9 कम स्थायी होगा। यही दुर्बल के लिए अगर हम देखें अष्टफलकी में तो D1 ज्यादा स्थायी, D2 उससे ज्यादा, D3 उससे ज्यादा, फिर कम हो जाएगा, D4,
D5 D6 तक कम होगा, फिर बढ़ेगा D7 D8 D6 D5 तक कम होगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा D7 D8 D6 D7 D8 के लिए बढ़ेगा और D9 D10 के लिए फिर कम हो जाएगा। जबकि चतुष्फलकी में D1 बढ़ेगा, D1 से ज्यादा D2, फिर कम हो जाएगा D3 D4 D5 तक घटेगा, फिर D6 D7 के लिए बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा D8 D9 D10। तो ये आराम से हम बना सकते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के हिसाब से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर अष्टफलकी में देखो तो परिवर्तन कहां हो रहा है, D3 D4 के बीच में और यहां D6 D7 के बीच में चिन्ह अलग अलग है। तो ये जो हम देख रहे हैं, अब हमने ये पाया कि मान लो कि हम ये स्थायित्व नियतांक के आधार पे हमारी परिकल्पना है। अब अगर हम बात करें कि एक दुर्बल लिगेंड ले रहे हैं हम और उस दुर्बल लिगेंड को अलग अलग धातु आयन से जोड़ के संकुल बनाते हैं और उनका स्थायित्व देखते हैं, तो यहां लिगेंड एक ही है, धातु आयन अलग अलग है, तो आप पाएंगे कि स्थायित्व भी अलग अलग मिलेगा। तो किसी दुर्बल लिगेंड के लिए भिन्न भिन्न धातु आयनों के स्थायित्व का क्रम जो हमको मिला वो हमको कैसा मिला, हमने ये देखा कि मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल तक बढ़ता है, फिर कॉपर और जिंक के लिए आपका कॉपर के लिए बढ़ता है, जिंक के लिए घट जाता है। मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक, वैसे कॉपर के लिए भी कम होना चाहिए लेकिन कॉपर के लिए ज्यादा दिया। अब अगर हम देखें इस आधार पे ग्राफ बनाए तो आप देखो कि यहां मैं अलग अलग धातु रख देता हूं इन्हीं को क्रम से, तो इसका स्थायित्व कम है, इसका स्थायित्व ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, फिर एक और ज्यादा है, फिर सीधे कम है। तो ये जो ग्राफ मिला आपको एक ही लिगेंड के लिए अलग अलग धातु आयनों के स्थायित्व, तो पहले मैं ऑक्सलेट आयन लेके चेक किया मैंने पांचों के लिए, फिर इसके बाद मैंने मान लो एथिलीन डाइअमीन लेके चेक किया, तो ग्राफ का बेसिक पैटर्न यही रहेगा, किसी में ग्राफ ज्यादा शार्प मिलेगा, किसी में कम शार्प मिलेगा, किसी में बहुत क्लीन मिलेगा, इस तरीके से। तो ये कहलाता है इरविंग विलियम श्रेणी या प्राकृतिक श्रेणी कहलाती है। तो ये स्थायित्व का प्राकृतिक क्रम या इरविंग विलियम श्रेणी के नाम से जाना जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है जल योजन ऊष्मा। जल योजन ऊष्मा का मतलब जल में जो अणु जल के साथ संकुल बना रहा है, जितनी ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करेगा उतना स्थायी संकुल बनेगा। तो चलिए यहां तक हमारी चीजें हो गई। एक लास्ट टॉपिक इसमें है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल जी। जिस संकुल के लिए डेल जी का मान जितना ऋणात्मक होगा वो संकुल उतना स्थायी होगा। कुछ एग्जांपल्स बुक में है, आसानी से आप पिक करके दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एकदम कॉपी मत कीजिएगा, मुख्य बातों को लिख के उदाहरण लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक जो है ये था, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ये था ऊष्मा गति की स्थायित्व के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बल गति की स्थायित्व।
बल गति की धारणा। तो बल गति की धारणा को समझने के लिए हमने संकुलों को दो भागों में बांटा है। पहला, वे संकुल जो 1 मिनट से कम समय में सक्रिय संकुल या सक्रिय संकुल बोलेंगे इसको, ठीक है, लेबाइल। सक्रिय के लिए यूज किया जाएगा लेबाइल वर्ड। 1 मिनट से कम समय में अपने लिगेंड को बदल देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। विलियन में जो लिगेंड है, विलियन में अपना वाला लिगेंड देंगे और विलियन से लिगेंड को ले लेंगे। कितने टाइम में? 1 मिनट से कम में वो सक्रिय है, लेबाइल है। और जो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगाएंगे वो अक्रिय है, इनर्ट है मान लिया जाएगा। ठीक है, तो दो ग्रुप में बांट दिया। सक्रिय संकुल ऐसे संकुल जो 1 मिनट से कम समय में अपने लिगेंड का विनिमय कर लेते हैं। अक्रिय लिगेंड या इनर्ट संकुल ऐसे संकुल जो 1 मिनट से अधिक समय लेते हैं अपने लिगेंड को बदलने में। अब कुछ मजेदार उदाहरण आप देखिए कि इनके स्थायित्व और क्रियाशीलता का ऊष्मागतिकी स्थायित्व और क्रियाशीलता से क्यों कोई संबंध नहीं है। हम उदाहरण देखते हैं। निकल और क्रोमियम के तो देखें, दो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं हम, टेट्रासाइनोनिक्लेट और हेक्सासाइनोकोबाल्ट। इसमें 4 माइनस है, ठीक। दोनों में ही लिगेंड साइनाइड है, दोनों ही ऊष्मागतिकी रूप से बहुत स्थायी है। यानी ऊष्मागतिकी स्थायित्व की बात करें तो ये दोनों संकुल बेहद स्थायी है। अब हमने क्या किया कि एक विलेन में, यहां साइनाइड में कार्बन 12 है और हमने विलेन में जो साइनाइड डाला है उसमें कार्बन 14 वाला साइनाइड है। अब विलेन में इसको डाल दिया गया कि भाई अपने लिगेंड को कार्बन 12 वाले साइनाइड को बदलिए कार्बन 14 वाले साइनाइड से। निकल वाला संकुल 30 सेकेंड में बदल देता है, स्थायी है, ऊष्मागतिकी रूप से बेहद स्थायी है। लेकिन लिगेंड बदलने की बारी आई तो 30 सेकेंड के अंदर वो अपने लिगेंड को बदल देता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्रोमियम वाले के लिए, तो इसके लिए जानते हैं टाइम कितना है? 24 दिन। 24 दिन लग गया, जबकि स्थायित्व दोनों का क्या है? बहुत अधिक है। दोनों ऊष्मागतिकी रूप से स्थायी है, पर एक संकुल लिगेंड बदलने में 30 सेकेंड का टाइम लेता है। यानी ये बलगतिकी रूप से सक्रिय है जबकि ये बलगतिकी रूप से निष्क्रिय है। तो ऊष्मागतिकी रूप से स्थायी होने का मतलब बलगतिकी रूप से भी स्थायी होगा ये जरूरी नहीं है, या बलगतिकी रूप से क्रियाशील होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ऊष्मागतिकी स्थायित्व को अलग रखिए, बलगतिकी स्थायित्व को अलग रखिए। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि हम कहते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट कौन है, तो स्पोर्ट्स टीचर है वो अच्छे स्टूडेंट का नाम लगाएगा जिसमें जो बहुत अच्छा खेलता है, और एक सब्जेक्ट टीचर जो है वो अच्छा स्टूडेंट उसको बोलेगा जो सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर पाता है। तो क्या सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर वाले जो है वो खेल में भी ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हो जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। खेल अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है। हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जो खेल में भी अच्छा हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो, या हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जो खेल में तो अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, या पढ़ाई में अच्छे हैं तो
खेल में अच्छे नहीं, तो इन दोनों का परस्पर कोई खास संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं कि इनके बल गति की स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बल गति स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातु आयन के संकुल में निर्माण लेने से भाग लेने की जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है वो निर्भर करती है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो जिनके लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, देखिए यहां लिखा हुआ है कि जब कोई संकुल अपने उपसंयोजन अंक में परिवर्तन करता है तो उसके क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन संयोजकता अंक के साथ धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का कम होना सक्रिय ऊर्जा में वृद्धि करता है और इसके कारण परिवर्तनीयता जो होगी, आप देखें परिवर्तनीयता में वृद्धि, सक्रियता में वृद्धि जो है, कोबाल्ट +3, फिर क्रोमियम +3, मैंगनीज और आयरन, D6, D3, D4, D5। इनमें सक्रियता बढ़ती जा रही है, सक्रियता बढ़ती जा रही है, जबकि स्थायीकरण ऊर्जा जो होती है वो क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा अधिक होने पर अक्रियता में वृद्धि होती है। तो दो बातों का ध्यान रखें, ये अंतर कहलाता है सक्रिय ऊर्जा, अभिकारक से सक्रियता संकुल की ऊर्जा। स्थायीकरण ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी सक्रिय ऊर्जा उतनी कम हो जाएगी। सक्रिय ऊर्जा, ये हाइट जितनी कम होगी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, स्थायित्व घट जाएगा, बल गति की स्थायित्व घट जाएगा। तो इस प्रकार वे आयन जिनमें क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का क्षय सर्वाधिक होता है, यानी माइनस में जो लोग ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित कर देते हैं, अगर हम संकुल नंबर 1 माने इसको और संकुल नंबर 2 माने इसको, तो आप देखिए इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम है, इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा है। तो जिसके लिए सक्रिय ऊर्जा ज्यादा होगी उसके लिए लिगेंड को बदलना कठिन होगा, यानी ये स्थायी होगा और ये कम स्थायी। ठीक है, अगली चीज केंद्रीय धातु आयन का धनावेश। तो धनावेश जितना अधिक होगा वो लिगेंड को उतनी मजबूती से पकड़ के रखेगा। धनावेश का परिमाण, ये स्थायित्व जो है इसके समानुपाती, यानी जिस धातु आयन पर जितना ज्यादा धनावेश होगा उससे जुड़ा हुआ लिगेंड उतनी मजबूती से जुड़ा होगा, इसलिए उसको बदलना आसान नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या। जिस धातु आयन की त्रिज्या जितनी कम होगी लिगेंड और उसके बीच की दूरी भी कम होगी। दूरी कम होगी तो बंध ज्यादा मजबूत होगा, बंध मजबूत होगा तो परिवर्तनीयता कम हो जाएगी, स्थायित्व या अक्रियता ज्यादा हो जाएगी। चतुष्फल की हमने देखा कि अष्टफल की संकुल की तुलना में 4 उपसह संयोजन वाले यानी कि समतल वर्गाकार या चतुष्फल की संकुल ज्यादा आसानी से लिगेंड का विनिमय
कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है, अब थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है मामला। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि भाई लिगेंड का परिवर्तन हो रहा है। तो लिगेंड का परिवर्तन किस विधि से हो रहा है? लिगेंड का परिवर्तन SN1 विधि से हो रहा है या SN2 विधि से? दोनों को समझते हैं पहले। ठीक है, मान लो हमारा ये वन समतली संकुल है जिसमें 4 लिगेंड में लिख रहा हूं, एक X लिख रहा हूं, इसको विनिमय होना है, इसको बदलना है Y माइनस वाले लिगेंड से। अब ये बदलाव दो तरीके से हो सकता है। नंबर एक, पहले हमारा MX को निकाल दे और 3 वाले में बदल जाए। ये निकल गया, यहां कुछ नहीं, X बाहर निकल गया। बाद में इसमें Y जुड़ जाए और ये इसकी पूरी पोजीशन ले ले। मैं अभी आपको फंडामेंटल चीज बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे ना। तो ये एक तरीका है, इसमें पहले निकलने वाले लिगेंड को निकाल दिया, बाद में जुड़ने वाले को जोड़ दिया। इसको कहते हैं SN1 क्रियाविधि, SN1 मैकेनिज्म। दूसरा है आपका सेकेंड, कि हमारा जो संकुल है 4 लिगेंड वाला, वो पहले Y को जोड़ ले, ऊपर से या नीचे से। वो ऊपर से जोड़ रहा है क्योंकि 2 जगह खाली है, ऊपर और नीचे की, तो वहीं से जोड़ेगा। चलो Y यहां जुड़ गया, मान लो, आपको ऐसे देखने में दिक्कत जाएगी। और बाद में X को निकाल दिया और Y इसकी जगह पे आ गया। ये मैकेनिज्म कहलाता है SN2। अब हमको जानना है कि हमारा जो संकुल है वो SN1 को फॉलो कर रहा है या SN2। तो कुछ गुणों के आधार पे हम जान सकते हैं। हमने क्या किया कि पहले विलायक बदल दिया। विलायक का प्रभाव, ध्रुवीय विलायक आयनन की क्रिया, ये देखो यहां क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है, X अलग हो जा रहा है। ध्रुवीय विलायक लेने पर आयनन की क्रिया बढ़ जाती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा SN1 में। SN2 में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर विलायक की ध्रुवीयता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, मतलब वो SN1 से हो रहा है, और अगर अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ रहा है, मतलब SN2 से। पहला। दूसरा, अगर हम लिगेंड के या धनायन के आवेश को बढ़ा दें, ठीक है ना, आवेश को बढ़ाने से क्या होता है कि अगर आवेश, धनावेश यहां +2 हो या +3 हो, तो स्वाभाविक है लिगेंड के साथ बना बंध मजबूत होगा, ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अगर आवेश की मात्रा बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदल रहा है तो वो SN1 है, और अगर असर नहीं पड़ रहा है ज्यादा तो वो SN2 है। ठीक है। तीसरी चीज, लिगेंड का साइज। लिगेंड का साइज अगर हम बड़ा कर दें तो अभिक्रिया का वेग घट सकता है।
तो किसमें घटेगा? SN2 में घट जाएगा, SN1 में नहीं घटेगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। संकुल पर उपस्थित आवेश उसकी क्रिया में नगण्य प्रभाव डाल रहा है। हमने ये पाया कि हमने संकुल के आवेश को बदला। देखिए यहां पे दिया हुआ है प्लैटिनम टेट्राक्लोरो -2, ट्राइक्लोरो ट्राइएमीन प्लैटिनम -1 और डाइक्लोरो डाइएमीन प्लैटिनम 0 आवेश, मोनोक्लोरो ट्राइएमीन प्लैटिनम प्लस आवेश। यहां पर आवेश को हमने -2, -1, 0, +1 इतना तक बदल दिया, लेकिन हमने पाया कि वेग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है आवेश बदलने से, इसका मतलब वो SN2 क्रिया है। तो ये वाला आवेश वाला हमको बता रहा है कि भाई जो लिगेंड विनिमय की क्रिया है वो किस तरह की है? SN2 तरह की है। दूसरा, त्रिविम विन्यास बाधा। द्विआण्विक संयोजन क्रियाविधि में उपसा संयोजन अंक में वृद्धि सपेक्षा की पक्षधर है। हमने ये पाया कि जरा सा लिगेंड का आकार बदला तो क्रिया का वेग बहुत बदल गया, और ये भी बात ये बताता है कि ये SN2। तो सबसे पहली चीज हमको ये जो बताना था कि ठीक है, हमारा संकुल लिगेंड का विनिमय कर रहा है, नहीं कर रहा है, तेजी से कर रहा है, धीमा कर रहा है, वो तो पढ़ लिया, उसको प्रभावित करने वाले कारण भी पढ़ लिए। अब हमको ये जानना है कि हमारा लिगेंड किस तरह से, किस क्रियाविधि का उपयोग करके अपने लिगेंड को बदल रहा है, SN1 का प्रयोग कर रहा है या SN2 का। तो हमने जब प्रयोगों से परीक्षण किया तो पाया कि हमारी जो लिगेंड विनिमय की क्रियाविधि है वो SN2 की पक्षधर है, यानी SN2 के द्वारा लिगेंड विनिमय होता है। कैसे जाना? तो हमने दो बिंदु दिए। पहला, हमने संकुल के आवेश को बदला, लेकिन इस बदलाव का अभिक्रिया वेग पर असर नहीं पड़ा, यानी ये SN1 नहीं हो सकता, SN2 ही होगा। दूसरा, हमने लिगेंड के आकार को बदला, आकार बड़ा किया, आकार जैसे जैसे बड़ा किया अभिक्रिया का वेग बहुत तेजी से कम हुआ। ऐसा SN2 में होता है, इसलिए ये दोनों ही बिंदु हमको बताते हैं कि हमारी अभिक्रिया SN2 प्रकार की है। अब इसी की क्रिया विधि को समझाया गया है। मैं मेन क्रिया विधि के बारे में बात करूंगा, बाकी आप लोग उसमें लिगेंड विनिमय, एक बार लिगेंड है आपका, एक बार जल है, वो देखते रहेंगे आप। तो जैसा कि मैंने बताया कि मान लो M हमारा धातु आयन है, तो इसके ऊपर और नीचे का कक्षक खाली होता है, L L L X। अब हमारा Y जब इस पर आक्रमण करेगा तो या तो ऊपर आक्रमण करेगा या तो नीचे आक्रमण करेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको ऐसा नहीं समझेंगे, ये इससे ऊपर है और नीचे है ना, आगे और पीछे ऐसा है। तो इससे क्या बनता है? एक पंचभुजी संरचना का निर्माण होता है। पंचभुजी संरचना में L L L ये M रहेगा, ये त्रिकोण में बदल जाएंगे, ऊपर की ओर आपका Y आ जाएगा और नीचे की ओर X आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हमारा X निकल जाएगा और संरचना फिर से वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो इसी को और भी बढ़ा सकते हैं और दो संरचनाएं बीच में घुसा सकते हैं। जैसे ये कैसे बना? तो पहले हम इसको क्या कर सकते हैं कि भाई चलो ऊपर जोड़ के दिखा दें। ये ऊपर जुड़ गया Y,
ऊपर जुड़ गया y मतलब सामने की ओर, तो आपका ये सामने y इस x के साथ ये अपोजिट हो जाएगा और ये एक त्रिभुज बना है। तो अगले स्टेज में ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि लिगेंड 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 M Y X। अगले स्टेप में ये y घूम के अपने किसकी जगह ले लेगा, x की जगह। ये y इसकी जगह ले लेगा, बाकी l तो अपनी जगह, तो x घूम के नीचे की ओर आके जुड़ जाएगा ऐसा। और अगले स्टेप में x बाहर निकल जाएगा और आपको अब मिलेगा ये क्रियाविधि है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा प्रभाव और पढ़ेंगे हम, इसको कहते हैं विषम प्रभाव। विषम प्रभाव का मतलब, मान लीजिए हमारे पास एक वर्गाकार संकुल है जिसमें 3 क्लोरीन है और 1 अमोनिया है, ठीक है। इसमें से निकलने वाला जो लिगेंड है वो क्लोरीन, और क्लोरीन को निकाल के हम यहां जो जोड़ने वाले हैं वो है C2H4, ठीक है। तो कौन सा क्लोरीन निकलेगा, या तो अमोनिया के नजदीक का क्लोरीन निकलेगा या तो अमोनिया से ठीक 180 डिग्री दूर का क्लोरीन निकलेगा, दो ही संभावना है। तो हमने जब उत्पाद देखा तो हमने पाया कि अमोनिया के सामने वाला क्लोरीन नहीं निकला, क्लोरीन के ही सामने वाला क्लोरीन निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि दो लिगेंड है यहां अलग अलग जो अपने सामने लिगेंड को भेजना चाहते हैं। अमोनिया कह रहा है भाई C2H5 C2H4 तुम मेरे सामने जाके क्लोरीन को हटाओ और जुड़ो यहां, जबकि ये क्लोरीन कह रहा है नहीं तुम उसके सामने नहीं जाओगे, हमारे सामने जाके जुड़ो। तो अब किसके सामने जाके जुड़ा, क्लोरीन के सामने वाले क्लोरीन को हटाया और जुड़ गया। इसका मतलब यहां क्लोरीन का जो ट्रांस प्रभाव है, क्लोरीन का जो विषम प्रभाव है वो अमोनिया से ज्यादा है, इसलिए उसने लिगेंड को अपने सामने भेजा, अमोनिया के सामने नहीं जाने दिया। तो किसी संकुल में उपस्थित पहले से उपस्थित लिगेंड का वह प्रभाव जिससे वह आने वाले लिगेंड को अपने ठीक 180 डिग्री सामने अपने विषम पोजीशन पे भेजता है, इसको ट्रांस प्रभाव बोलते हैं। अब इसी को हम देखते हैं कि ये वाला है हमारा यौगिक। चलिए अब की बार हमारे पास चीजें अलग हैं कि मान लो अब की बार भी प्लैटिनम के साथ 3 क्लोरीन है और लिगेंड के रूप में C2H4 है, और इस बार क्लोरीन को हटा के किसको आना है, अमोनिया को आना है। तो जो उत्पाद बना इस बार ऐसा होगा। तो यहां पर भी यही है कि ये क्लोरीन, ये C2H4 कहता है कि भाई अमोनिया तुम हमारे सामने आओगे, ये क्लोरीन कहता है नहीं भाई अमोनिया तुम हमारे सामने आओगे। ताकतवर कौन है, ताकतवर C2H4 है, इससे ज्यादा ताकतवर है, क्लोरीन से ज्यादा ताकतवर है, तो C2H4 की बात मानी जाती है और अमोनिया C2H4 के सामने आके जुड़ता है। तो इसी को कहते हैं ट्रांस प्रभाव। कुछ लिगेंडों के ट्रांस प्रभाव का क्रम दिया हुआ है, उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड ज्यादा प्रभावशाली ट्रांस प्रभाव रखता है, और लिगेंड को जोड़ते समय इसी बात का ध्यान रखना है आपको। दूसरा है परिवर्तित या मुक्त होने वाले समूह का प्रभाव। स्वाभाविक तौर पे
जो लिगेंड आसानी से निकलेगा, लिगेंड जितनी आसानी से निकलेगा, दूसरा लिगेंड उतनी आसानी से उसकी जगह पे आके फिट हो सकेगा। विलायक का प्रभाव, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि विलायक की ध्रुवणीयता या ध्रुवणता का कोई खास प्रभाव हमारे क्रियाविधि पे नहीं पड़ता। संकुल के आवेश का प्रभाव, हमारे संकुल पर आवेश परिवर्तन का भी प्रभाव क्रियाविधि पर या अभिक्रिया के वेग पर नहीं पड़ता है। ये चैप्टर